गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सीरीज से शुरू से लेकर के अंत तक पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहा है। अगर आप जीएस में कमजोर भी हैं तो आपको जीएस इतना आसान लगने लगेगा कि कहिए मत, क्योंकि आपको यहाँ पास जो है तो एकदम सरल भाषा में सब कुछ डिटेल में मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उसी के सीक्वेंस में आज का अपना वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रधानमंत्री पर। किस पर होगा? प्रधानमंत्री पर होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा देश चलता है ना, तो उस देश की शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री के माध्यम से चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं हमारी जो कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और आपने अगर हमारा राष्ट्रपति वाला वीडियो देखा है तो आपको पता ही है कि जो नाम मात्र की शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? तो वो राष्ट्रपति के पास होती है ना। वो राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ना वो मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करता है, वो अपने से कोई काम नहीं कर सकता। तो जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और एक चीज और बता दूं कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा पद है जो रोज डेवलप करता है, माने विकास कर रहा है, उन्नत कर रहा है, तो प्रधानमंत्री का ही पद है। दोस्तों, इसमें नई नई शक्तियां दिन प्रतिदिन जोड़ी जा रही हैं और भविष्य में ये पद जो है बहुत उन्नत हो जाएगा और भी शक्तियां इसके पास आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 है ना, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। 2-3 अनुच्छेद ही प्रधानमंत्री में याद रखने हैं, बाकी नहीं याद रखना है। तो जो ये 74 है ना, वो 74 अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान या प्रमुख या हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ध्यान रखना है कि 74 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एवं सलाह के लिए, यहाँ एक वर्ड और जोड़ सकते हैं आप, सलाह के लिए, या कि एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, परामर्श के लिए, परामर्श के लिए, है ना। तो परामर्श के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद का प्रमुख क्या होगा? कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते किसे हैं ये अगर आपको जानना है तो ये ध्यान रखिए, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने नियुक्ति लिखा है और राष्ट्र लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि राष्ट्रपति करता है। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का, देखो संविधान में यहाँ निर्वाचित नहीं लिखा हुआ है,
भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो तो चुनाव लड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो एज अ संसद लड़ता है, मतलब एमपी लड़ता है, मतलब लोकसभा के सदस्य के रूप में वो निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित नहीं होता है। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? अन्य मंत्रियों की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री जब कहेगा कि इस व्यक्ति को ये मंत्री पद देना है तो वही राष्ट्रपति करेगा। आई बात समझ में? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो होता है ना, वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है या उन्हें शपथ दिलाता है। नियुक्ति कहना यहाँ उचित नहीं होगा, शपथ दिलाना होगा। ये चीज आपको 75 में ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मंत्रियों की संख्या होती है ना, मंत्रियों की जो संख्या होती है वो कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखिए। ये जो कहा गया है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। 91 अमेंडमेंट हुआ था, 91 संविधान संशोधन हुआ था, 2003 में हुआ था ये संविधान संशोधन। तब से ये प्रथा कर दी गई कि जो लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, जैसे वर्तमान में 545 है ना, तो 545 का 15% लगभग 81 या 82 आएगा, आप निकाल भी सकते हैं। तो लगभग 81 या 82 समथिंग आएगा। तो 82 ही क्या होंगे? मंत्री होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कौन सा मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन निश्चित करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और फिर प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो होता है उन मंत्रियों को शपथ दिलाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ये कब से किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कब से किया गया है? ये यहाँ से किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 91वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2003 में, तब ये किया गया था। ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया था कि जो गठबंधन की सरकारें होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं ना, मंत्री पद का लालच देते हैं। तो इसके ये ज्यादा लालच ना दे, मतलब ज्यादा से ज्यादा मंत्री ना बनाएं। अब मंत्रियों की संख्या निश्चित हो गई तो अब थोड़ा सा दिक्कत होने लगी है। तो ये किस संविधान संशोधन में हुआ? तो 91 संविधान संशोधन में ये बात हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों को। प्रधानमंत्री की जो योग्यता होती है, तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं दी गई है, ठीक है ना। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आप सोचेंगे कि फिर प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, तो मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री की योग्यताएं। अब अपन देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो भारत का नागरिक हो। अच्छा, प्रधानमंत्री की योग्यता संविधान में नहीं दी हुई है। वो प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। तो लोकसभा या राज्यसभा, दो में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की भी वही योग्यता होगी जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की कोई योग्यता नहीं होती है। वो कैसा इलेक्टेड होता है? एज अ सदस्य इलेक्टेड होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो सदस्य की क्या पहली चीज, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली चीज ये आपने राष्ट्रपति में भी देखा, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूनतम जो आयु है ना, न्यूनतम आयु वो लोकसभा के सदस्य की कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। तो प्रधानमंत्री की भी कितनी होगी? 25 वर्ष होगी, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जानना है कि राज्यसभा के सदस्य की कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है।
तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वो लाभ के पद पर ना हो, ये ध्यान रखना है। लाभ के पद पर ध्यान, वो मतलब लाभ के पद पर न हो, ठीक है ना। ये कौन कौन से लाभ के पद होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको राष्ट्रपति में बता दिया था कि कौन कौन से पद लाभ के होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। अगर हैं तो उनको जिस दिन उनका इलेक्शन है, जिस दिन वो नामांकन भरने जा रहे हैं, उससे पहले उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है, योग्यताएं होती हैं। तो वास्तव में प्रधानमंत्री की योग्यताएं नहीं होती हैं, ये किसकी होती है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है ना, वो सदस्य के रूप में होता है, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता। मैंने तो शुरू में बता दिया। अच्छा, अब आगे देखिए इसके बारे में एक चीज कि प्रधानमंत्री को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ऐसा भारतीय संविधान में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत हद तक ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए प्रधानमंत्री की जो अधिकतम आयु क्या होती है, तो प्रधानमंत्री की जो आयु होती है ना दोस्तों, वो कुछ नहीं होती है, वो मरने के दम तक जो है काम कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि वो क्या करता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ये ध्यान रखिए। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत है तब तक तो वो 5 साल तक ले जाएगा, लेकिन अगर उसके खिलाफ बहुमत खो देता है वो, तो फिर उसकी सरकार नहीं बचेगी, वो सरकार गिर जाएगी, ये ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद जो है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्रियों की जो शक्ति होती है ना, वो इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। शक्तियां देख लेते हैं। पहली चीज तो ये होता है कि आप ये जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जो होता है, जो पीएम होता है ना, अपने भारत का जो पीएम होता है, वो कड़ी का काम करता है। किसके किसके बीच कड़ी का काम करता है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। कैसे कड़ी का काम करता है, ये अभी अपन इसकी शक्तियों पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कड़ी का मतलब ये होता है। तो देखो, पहली इसकी शक्ति ये होती है कि मंत्री परिषद द्वारा लिए गए, मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। निर्णय की जानकारी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, कार्य है, जानकारी देगा, ठीक है। ये आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। अच्छा, तीसरी बात इसमें ये ध्यान रखिए कि जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद के किसी भी निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा नहीं होती। जो मंत्री परिषद होता है उसके किसी भी निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं होती। अब न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे वो परामर्श गलत हो चाहे वो सही हो। हाँ, राष्ट्रपति सिर्फ इतना कर सकता है कि उसके लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और मंत्री परिषद ने उसी विचार को राष्ट्रपति के सामने दोबारा प्रस्तुत कर दिया, तो फिर मान लीजिए राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर ये किसका कार्य है कि प्रधानमंत्री जितना भी निर्णय होगा वो सभी क्या करेगा, राष्ट्रपति को जानकारी देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि किसी भी कार्य के बारे में, किसी भी योजना के बारे में वो प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकता है। ठीक है, अभी वर्तमान की बात अलग है कि रामनाथ कोविंद ने इतना साहस नहीं उठा पाया है या कि नहीं जरूरी समझा है, कोविड-19 से कैसे गवर्नमेंट लड़ रही है इसकी जानकारी लेना नहीं उचित समझा तो नहीं लिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है ना, प्रधानमंत्री जो होता है वो सभी मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है। ठीक है ना, ये किसको कौन सा मंत्रालय देना है इसकी शक्ति किस पर होती है, प्रधानमंत्री पर होती है। जैसे अमित शाह को गृह मंत्रालय देना है तो दे दिए, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी मंत्रियों का मंत्रालय नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। अच्छा, इसमें एक चीज और समझिए कि सामूहिक रूप से निर्भर करती है ये लोकसभा के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री परिषद हैं तो किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया ना तो पूरे मंत्री परिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। ये इसका मतलब होता है, सामूहिक उत्तरदायी है ना, तो अगर एक के खिलाफ भी भ्रष्टाचार साबित हुआ तो इसका मतलब ये है कि सभी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर तो फिर सरकार गिर जाएगी। नहीं, सरकार नहीं गिरेगी, जो उसी पार्टी के अन्य लोगों को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जैसे गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था, उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा अभी अपन करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे, परेशान मत होइए। तो सामूहिक का मतलब ये होता है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री की जो होती है और शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्रियों की और आगे की शक्तियां क्या होती है। देखो, आगे की शक्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। किसके लिए, सत्र आहूत करने के लिए। क्या करने के लिए, सत्र आहूत करने के लिए। सत्र आहूत का मतलब क्या है, सत्र को बुलाने के लिए। दूसरा काम क्या कर सकता है, दूसरा काम ये कर सकता है कि सत्र को भंग, सत्रावसान करने की भी सिफारिश देता है। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, सत्रावसान का मतलब है सत्र को समाप्त करने का वो देता है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इतने प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं। अब प्रधानमंत्री की जो वेतन देख लेते हैं क्या होती है। प्रधानमंत्री की जो वेतन होती है दोस्तों वो 4 लाख के आसपास होती है। कितनी, 4 लाख के आसपास होती है। ठीक है ना, ये आपको इसके वेतन के बारे में देखना है। अब हम प्रधानमंत्री, यहाँ से तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हमें सारे प्रधानमंत्री नहीं याद रखने हैं, मेन प्रधानमंत्री हम आपको बता देते हैं। इसकी हम आपसे ट्रिक की एक अलग वीडियो भी डाल देंगे जिसमें सारे प्रधानमंत्री आप क्रम से याद कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज तो और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्रियों की संख्या है ना, तो कुछ किताबों में 18 मिलेगी, कुछ किताबों में 15 मिलेगी, है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो 18 कैसे मिलती है, 18 मिलती है सभी जो रिपीटेड हुए, जैसे अटल बिहारी रिपीटेड हुए, इंदिरा गांधी रिपीटेड हुई, है ना, तो गुलजारी लाल नंदा रिपीटेड हुए, है ना। तो रिपीटेड की भी संख्या, 3 लोग रिपीट हुए ना, मैंने बोला अटल बिहारी रिपीट हुए, इंदिरा गांधी रिपीट हुई और गुलजारी लाल नंदा रिपीट हुए, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इनकी भी संख्या जो है तो दे देते हैं, ठीक है ना, इसलिए 18 हो जाती है। वैसे नरेंद्र मोदी किस नंबर के हैं, 15 नंबर के, अगर इनको हटा दिया जाए तो अब हम प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं और उन्होंने क्या किया। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। प्रधानमंत्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यहीं से पूछे जाते हैं।
तो पहले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? JL नेहरू थे। ये आपको तो जानते ही हैं, JL नेहरू थे। ये आपको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो JL नेहरू थे। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? तो JL नेहरू का था। किसका था? JL नेहरू का था। ये आपको ध्यान रखना। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो JL नेहरू की मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान ही हुई दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इनको भारत रत्न भी मिला था। ये भी ध्यान रखिएगा, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ये आप ध्यान रखिए। तीसरी या कि नेक्स्ट बात ये ध्यान रखिए कि भारत एक खोज किसने लिखा ये पुस्तक? तो भारत एक खोज किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। भारत एक खोज किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। इतने क्वेश्चन आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखने हैं। दूसरे क्या होते हैं कि इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री आए थे। कौन? गुलजारी नंदा आए थे। गुलजारी नंदा आए थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गुलजारी नंदा जो है तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना? कौन? गुलजारी नंदा। लगभग 13 दिन के लिए आए थे। ये ध्यान रखिएगा, लगभग 13 दिन के लिए आए थे। फिर आ गए थे कौन? शास्त्री जी आ गए थे। कौन? शास्त्री जी आ गए। इनको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? शास्त्री जी। पूरा नाम तो जानते ही हैं आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों क्या किया था? इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। ये ध्यान रखिएगा। सबसे छोटे उम्र के थे। इनको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। हालांकि मुहावरा है ये, लेकिन याद रखिएगा, गुदड़ी का लाल भी इनको कहा जाता है। तीसरी बात शास्त्री जी के बारे में ये याद रखिएगा कि ये जो थे ना, ताशकंद समझौता इन्होंने ही किया था। ठीक है ना? ताशकंद समझौता इन्होंने ही किया था। ये याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है ना? 68-69 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ कि इनकी भी मृत्यु जो है ना ताशकंद में ही हो गई थी, अगले ही दिन हो गई थी। तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री लाया गया। और कौन लाए गए? गुलजारी नंदा को फिर रिपीट कर दिया गया। गुलजारी लाल नंदा को जो है ना फिर से रिपीट कर दिया गया, है ना? ये फिर से 13 दिन तक के लिए थे। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए थे। फिर कौन आई? जवाहरलाल नेहरू की पुत्री आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेडी जो है ना, बहुत बोल्ड लेडी थी, बहुत साहसी महिला थी, बहुत ताकतवर महिला मानी गई है। ध्यान रखिएगा। एशिया की सबसे ताकतवर महिला कौन थी? तो उस टाइम पे यही थी। ये ध्यान रखिएगा। इस समय कौन है? इस समय कौन है? आप इसका कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिर आ गई इंदिरा गांधी आ गई। कौन आ गई? इंदिरा गांधी आ गई थी दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में क्या ध्यान रखना? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये याद रखना है कि इन्होंने संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन किया, ये आपको ध्यान रखना। संविधान संशोधन किया। तीसरी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं दोस्तों, लघु संविधान कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। तीसरा ये ध्यान रखिए, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना इन्होंने शुरू किया था। किससे संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो खालिस्तानियों से संबंधित है। कहाँ? अमृतसर में। उसके ऊपर जो है तो हम वीडियो लाएंगे डिटेल में कि कैसे हुआ था खालिस्तानियों का। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर इमरजेंसी आपातकाल जो है ना इन्हीं के काल में लगा हुआ था। आपातकाल जो है ना इनके शासन काल में लगा था। ये ध्यान रख, इतनी बातें आपको इंदिरा गांधी के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है ना? इनके एक अंगरक्षक थे ना, इनकी मृत्यु कर दिया था, इन्होंने हत्या कर दिया था। ठीक है? तो जब ये प्रधानमंत्री थी ना तो मोरारजी देसाई जो थे ना वो उप प्रधानमंत्री थे। भारत में 3 उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं।
ये याद रखिएगा। कितने? 3 हुए थे। कौन कौन से? पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, है ना, JL नेहरू के समय। फिर इंदिरा जी के समय कौन थे? मोरारजी देसाई। यही फिर जो है ना जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, याद रखिएगा। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी वो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे आगे। फिर जो है तो जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उस समय कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है ना। लेकिन जो है तो हमारा संविधान मूक है, लेकिन अभी तक 3 लोग उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। कौन? पहले कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरे कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। तीसरे कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी, ये याद रखिएगा। फिर क्या हुआ था? मोरारजी देसाई आए थे। इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई तो कौन आते हैं? मोरारजी देसाई आते हैं, ठीक है ना, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में एक चीज और मैं बता दूं कि जब ये प्रधानमंत्री थे ना तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको अर्थ, भले वो दूसरे पार्टी के हैं लेकिन ये लोग महान हुआ करते थे दोस्तों। तो इनके वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में और पढ़ेंगे अपन, मोरारजी देसाई के बारे में। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले हैं ये, ठीक है ना, अधिक उम्र में बनने वाले, सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री कौन है? यही है। और इनको इस्तीफा देना पड़ा था, है ना, तो इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही थे। ये 2 बातें मोरारजी देसाई के बारे में याद रखना है। फिर मोरारजी देसाई के बाद कौन आता है? तो मोरारजी देसाई के बाद लाल बहादुर हो गया, राजीव गांधी आते हैं, ये याद रखिएगा, राजीव गांधी आते थे। देखते हैं उनके बारे में। राजीव गांधी आते हैं। तो राजीव गांधी जो है ना सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं ये, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको सबसे ज्यादा बहुमत मिला था आज तक, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा मिला था। इनको सहानुभूति मिली थी ना, तो याद रखिएगा। इन्होंने दल बदलू कानून लाया था। कौन? संविधान का 52वां जो संविधान संशोधन हुआ ना, तो इन्होंने लाया था, याद रखिएगा। दल बदलू किससे रिलेटेड है? तो 52वां संविधान संशोधन से, ठीक है ना, इन्हीं के समय आया था, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है? राजीव गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद दोस्तों आपको याद रखना है, सीधे आपको मनमोहन सिंह के बारे में याद रखना है। फिर इनके बारे में आपको एस.डी. देवगौड़ा के बारे में और चरण सिंह के बारे में, इनके बारे में नहीं याद रखना है, सीधे मनमोहन सिंह के बारे में याद रखना है। मनमोहन सिंह के बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि हम प्रमुख प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं ना, तो केवल प्रमुख को देखेंगे। मनमोहन सिंह क्या थे ये तो आप जानते हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है, गवर्नर थे ये। मैंने बता ही दिया कि ये वित्त मंत्री थे, किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अच्छा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्धारक या जनक कहे जाते हैं, अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक के ये क्या है? उद्धारक कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, ठीक है ना, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। एक बात तो जानते हैं कि ये झूठ खूब बोलते हैं, और भी बातें जान लीजिए। और बातें क्या है इनके बारे में? इन्होंने जो है ना अनुच्छेद 370 हटाया, ये इनका इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इनके बारे में, राम मंदिर इन्होंने करवाया, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। और तो इस तरह से छोटे छोटे अपन काम ढूंढेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो आपको मेन प्रधानमंत्री के बारे में मेन काम को पढ़ना है दोस्तों। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपसे क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा दोस्तों। और पुलिस वाले जो स्टूडेंट है ना उनका जीएस कमजोर होता है, जीएस से आपको मोहब्बत हो जाएगी, इतना मेरी गारंटी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।